हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा का एक वन शॉट वीडियो देखेंगे जो हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ मेन क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में। इस वीडियो का मेन मकसद आपका कुछ एग्ज़ाम के लिहाज से कुछ तैयारी हो जाना जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। तो इसमें सबसे पहले बच्चों एक टॉपिक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। एक टॉपिक हमारे पास होता है जिसको हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात होता क्या है कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। एक हमारे पास मैपिंग होती है, ऐप के द्वारा मैपिंग होती है और G to G itself, G से G की ही itself मैपिंग होती है। G से G की एक मैपिंग होती है ऐप के द्वारा G to G। ये ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है जब ये मैपिंग 1-1 onto और प्रिजर्व कंपोजिशन हो। ध्यान से सुनेंगे तो हम लिख सकते हैं ए मैपिंग ऐप फ्रॉम G to G। ये G to G मतलब itself ये ग्रुप है, G ग्रुप है। एफ एक मैपिंग है G to G मतलब ये भी G है ये भी G है, दोनों सेम साइन पे आपके ये प्लस है तो उधर भी प्लस पे होगा। ये अगर इनटू है तो इधर भी इनटू पे प्रोडक्ट पे डिफाइन है तो ये भी प्रोडक्ट पे डिफाइन होगा। तो एफ फ्रॉम G to G इज सेट टू बी ऑटोमॉर्फिज्म। ये आपका मैपिंग जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। कब? when नंबर 1 f is 1-1 मैपिंग। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि f 1-1 मैपिंग होगा। नंबर 1 f is 1-1 मैपिंग। अच्छा 1-1 मैपिंग होती क्या है जरा उसको भी जान लें। अगर फॉर एवरी ए बी अगर G को बिलोंग कर रहा, कोई भी दो एलिमेंट अगर A और B ले लें जो G को बिलोंग कर रहा एंड FA बराबर FA इज इक्वल टू अगर FB ले लें मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट ले लें A और B और यहाँ पे अगर F ऑफ AB FA निकालें मतलब ये A ले लें ये B ले लें और F के द्वारा मैपिंग इसका इमेज इधर FA रहा इधर इमेज FB रहा। अगर FA और FB को बराबर करें FA बराबर FB देन A इज इक्वल टू B। अगर FA और FB को इक्वल करें और A B के बराबर आ जाए तो मैपिंग 1-1 होती है। मतलब 1-1 के लिए इधर के दो एलिमेंट ले लें A और B, आफ्टर इमेज वो FA और FB हो जाएगा। अगर FA और FB को इक्वल करें तो A B के बराबर आ जाए तो मैपिंग 1-1 होता है। दूसरी मैपिंग दूसरा जो होता है वो दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज F इज ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग के लिए बच्चों ये होता है, ध्यान से जरा सुनिए। ऑन टू मैपिंग के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी ये कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं ये मान लीजिए G to G है और यहाँ पे अगर B1 B2 B3 B4 Bn है, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं इनका सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट B1 B2 B3 B4 Bn है तो जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है जितने भी एलिमेंट कोई एलिमेंट रिमेन नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। तो ये मैपिंग आपकी ऑन टू कहलाती है। और एक का एक ही प्री इमेज हो तो ये आपका 1-1 में हर एलिमेंट का एक इमेज हो। और इधर जितने भी कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। सबका प्री इमेज होना मस्ट है तो मैपिंग ऑन टू कहलाती है। और कुछ इस तरह की होगी तो 1-1 एंड ऑन टू बोथ हो जाएगी। मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबका अगर प्री इमेज होगा तो ये मैपिंग आपकी ऑन टू कहलाएगी। तो ऑन टू में जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं सब एलिमेंट का प्री इमेज हो
और हर एक एक एलिमेंट का एक एक अगर इमेज होता है तो 1 1 1 1 के लिए मैथमेटिकली इस तरह से दिखाते हैं। और ऑन टू में जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबका प्री इमेज मस्ट है, होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ रिमेन नहीं बचना चाहिए, सबका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो मैपिंग हमारे पास ऑन टू कहलाती है। तीसरा जो हमारे पास होता है, तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है एफ प्रिजर्व कंपोजिशन। एफ प्रिजर्व कंपोजिशन, प्रिजर्व कंपोजिशन क्या होता है जरा वो भी जान जाए। प्रिजर्व कंपोजिशन क्या होता है, अगर यहाँ पे हम इसके दो एलिमेंट ले लें और मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप का जो साइन है प्रोडक्ट का साइन है, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेटिव है, तो ऑटोमॉर्फिन में इसका भी साइन वही होगा, अंडर मल्टीप्लिकेटिव है। तो होता ये है कि फॉर एवरी अगर कोई भी दो एलिमेंट ए बी जी को ले लें और मान लीजिए ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए, और उधर ही के साइन को, दोनों साइन तो सेम ही होंगे क्योंकि इटसेल्फ है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी हो जाएगा। तो ये प्रिजर्व कंपोजिशन हो जाएगा। या फाई ए बी होता तो फाई ए इंटू फाई बी हो जाता, दैट इज ऑल्सो प्रिजर्व कंपोजिशन। अगर इस तरह की तीनों प्रॉपर्टीज अगर कोई हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर कोई मैपिंग होल्ड करती है जी टू जी विद सेम साइन, तो मैपिंग हमारे पास कहते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म होती है। इसी तरीके का बच्चों हम लोग प्रीवियस अलजेब्रा में भी पढ़ते थे, अगर ग्रुप के साइन अलग अलग होते थे, यहाँ दोनों ग्रुप अलग अलग अंडर ऑपरेशन डिफाइन होते थे, तो वहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते थे। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में हमारे पास 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्व कंपोजिशन की प्रॉपर्टी होगी, तो मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। जरा इस पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक आध क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट एफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऊपर इनवर्स लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, सेम साइन पे होता है। इफ एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है, ये मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है। इफ एंड ओनली इफ जी इज अवेलेबल, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको करने के लिए थोड़ा सा देखें, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए तीन प्रॉपर्टी 1 1 ऑन टू एंड प्रिजर्व कंपोजिशन दिखाएंगे, तो कोई मैपिंग हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। यहाँ पे हमने एक काम किया कि एफ के द्वारा हमने ये मैपिंग दिखाई, जी अंडर मल्टीप्लिकेटिव है इस तरह से, और एफ के द्वारा मैपिंग यहाँ ए है और एफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, इस तरह का है। हमें ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है। पहली बात, एक पार्ट अगर इसका देखें, इफ जी इज अबेलियन। अच्छा पूछो, जी अगर अबेलियन है तो अबेलियन तो तब होता है फॉर एवरी, अगर दो एलिमेंट ए बी जी को बिलोंग कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो जी अबेलियन होगा। फॉर एवरी ए बी, जो कोई भी दो एलिमेंट अगर जी को बिलोंग कर रहा है, ए बी बी ए होगा तो अबेलियन होगा। ये तो गिवन है, ये गिवन है आपका, ये गिवन है, ठीक। ये गिवन, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये प्रूव करना है F इज ऑटोमॉर्फिज्म, हमें ये प्रूव करना है कि F इज ऑटोमॉर्फिज्म, F आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पहला 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग में हमने एक काम किया, 1 1 मैपिंग में एक काम किया कि दो एलिमेंट कोई जी के ले लिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट ले लिए और एफ ए और एफ बी निकाला, एफ ए और एफ बी को इक्वल किया। अच्छा, अगर एफ ए इनवर्स है तो एफ बी बी इनवर्स होगा, एफ ए एफ बी को इक्वल करें और ए इज इक्वल टू बी प्रूव करें। अब हमने अगर इसका इन्वर्स का इन्वर्स किया तो हम लोग ग्रुप में जानते हैं कि किसी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट होता है, मतलब A इज इक्वल टू B हो जाएगा, मतलब मैपिंग 1 1 हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में भी सिंपली हम लोग करते क्या है, ऑन टू मैपिंग में कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज को, इम्पोर्टेंट बात ये ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग
हम लोग दिखाने के लिए, अगर इफ A belongs to G, अगर A ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, देन A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G। अब इधर जो A इनवर्स A अगर G को बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी G को बिलोंग करे, और ये दिखा दें कि F ऑफ A इनवर्स अगर A आ जाए तो मैपिंग ऑन टू हो जाती है। FA इज इक्वल टू कितना है, A इनवर्स है, अगर मैं यहाँ FA इनवर्स करूँ तो A इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही है, तो FA इनवर्स इज इक्वल टू A हो गया, दैट इज F इज ऑन टू। F हमारा जो रहा ये आपका ऑन टू मैपिंग आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये, दिस इज ऑन टू मैपिंग। तो मैथमेटिकली आप लोगों को एक बात बताया कि जो मैपिंग है FA इज इक्वल टू A इनवर्स, इसमें ये अगर आप पुट करो और ये एलिमेंट आ जाए तो ऑन टू, ऐसे रफली भी मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है प्रिजर्व कंपोजिशन। प्रिजर्व कंपोजिशन में देखिए जरा, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको प्रिजर्व कंपोजिशन, प्रिजर्व कंपोजिशन, प्रिजर्व कंपोजिशन में क्या करते हैं कि इफ A, B belongs to G, दो एलिमेंट A, B अगर G को बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से A, B का प्रोडक्ट G को बिलोंग करेगा। अब हम F ऑफ A, B निकालें और सेम साइन पे ही होता है FA इंटू FB आ जाए, तो मैंने FAB इज इक्वल टू FA इंटू FB आ जाएगा, तो FAB को हम AB का होल इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि FA A इनवर्स है और FAB अगर FA इंटू FB आएगा तो ये प्रिजर्व कंपोजिशन हो जाएगा। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पे एक हम लोग रिवर्सल लॉ जानते हैं, उससे ये B इनवर्स A इनवर्स हो जाएगा, लेकिन चूंकि G अबेलियन है, अगर ये G अबेलियन ना होता तो F ऑटोमॉर्फिक नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी आता है कि FA इज इक्वल टू A इनवर्स एग्जामिन F इज ऑटोमॉर्फिक और नॉट, तो F ऑटोमॉर्फिक नहीं, अगर G अबेलियन नहीं तो F आपको ऑटोमॉर्फिक, FAB AB का इनवर्स तो फिर ये ऑटोमॉर्फिक ना होता, लेकिन यूजिंग हमारे पास AB इज इक्वल टू BA है, AB इज इक्वल टू BA, तो हमने AB को BA लिया तो BA का होल इनवर्स हो गया, BA का होल इनवर्स रिवर्सल लॉ से, बाय रिवर्सल लॉ से हमने BA के इनवर्स को A इनवर्स B इनवर्स लिखा, तो FAB इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स आ गया। यहाँ पे यूजिंग AB इज इक्वल टू BA सिंस G इज अबेलियन। अब यहाँ पे हम इसको कर कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी ऑन टू हो गई, और इस A इनवर्स को FAB इज इक्वल टू A इनवर्स को FA लिख सकते हैं और इसको FB लिख सकते हैं, तो FAB इज इक्वल टू FA इंटू FB आ गया। तो प्रिजर्व कंपोजिशन भी हो गया, A इंटू AB की जगह बच्चों XY भी ले सकते हैं, तो प्रिजर्व कंपोजिशन भी हो गया। दैट इज इफ G इज अबेलियन, अगर G अबेलियन था then F is an automorphism of F is an automorphism of। एक बात तो ये हो गई। अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि A की जगह X आ जाता है तो X लिख लेते हैं। अब इसका कॉन्वर्स क्या है, जरा ये सुनिए। ओनली पार्ट क्या है, ओनली एक पार्ट ये है कि इफ F इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, F ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमें ये प्रूव करना है, F अगर ऑटोमॉर्फिज्म है देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, अगर F ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमें प्रूव करना है कि G इज अबेलियन, हमें ये प्रूव करना है कि G अबेलियन है जबकि F ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अब F ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमने एक काम किया कि नाउ F ऑफ AB निकाला, F ऑफ AB निकाला, सिंस FA A इनवर्स दिया हुआ है, ऐसे समझ लें, सिंस FA A इनवर्स दिया हुआ है, ग्रुप है तो AB प्रोडक्ट से, क्लोजर प्रॉपर्टी से AB बिलोंग करेगा तो FAB को AB का इनवर्स लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम रिवर्सल लॉ से B इनवर्स इंटू A इनवर्स लिख सकते हैं बाई रिवर्सल।
रिवर्सल लॉ से हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में रिवर्सल लॉ ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। एफ ए बी को हम यहाँ पे बी इन्वर्स को एफ बी लिख सकते हैं और ए इन्वर्स को एफ ए लिख सकते हैं। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए को एफ ऑफ बी इंटू ए लिख सकते हैं बाई प्रिजर्व कंपोजिशन। यहाँ पे हमने बाई प्रिजर्व कंपोजिशन लगा लिया, तो प्रिजर्व कंपोजिशन से हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये है, सिंस एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, एफ हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो जाहिर सी बात है एफ 1 1 रहा होगा। एफ ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज एफ इज 1 1। एफ अगर हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि दैट इज एफ इज 1 1। अगर एफ 1 1 रहेगा 1 1 रहेगा तो एफ ए बराबर एफ बी होता है, तो ए बराबर बी होता है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। अब ए बी ए आ गया, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो क्या है, अबेलियन है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। अब बच्चों एक आध बातें हम और बता दें, अगर एफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स सिर्फ होता, जी अबेलियन ना होता, तो प्रिजर्व कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी ना होल्ड करता, तो फिर वो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं था। एफ एक्स इसी तरह से एफ एक्स टेंडिंग टू एक्स इनवर्स कर दे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स कह दे, पूछे कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, जो प्रिजर्व कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करेगा। जब तक जी अबेलियन नहीं होगा तब तक ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। एक थ्योरम जरा और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एच एक सब ग्रुप है, कोई ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है, मान लीजिए दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एच को एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, ये एच को सब ग्रुप है, सेम साइन का ही होगा, एच को सब ग्रुप। जाहिर सी बात है ये ग्रुप का अगर एक सबसेट है वो सब ग्रुप है। सब ग्रुप के बच्चों नेसेसरी कंडीशन जानते हैं कि अगर एच एक सब ग्रुप है, ए बी अगर दो एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग करेगा तो एच सब ग्रुप है। एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है और जी है तो जी टू जी ही रहा होगा, ऑटोमॉर्फिज्म में सेम इटसेल्फ होता है। हमें एफ एच को सब ग्रुप दिखाना है, मतलब एफ के द्वारा मैपिंग कराते हैं और इधर जो एफ एच आता है इसको हमें एफ एच जो भी मैपिंग करने के बाद आता है इसको हमें सब ग्रुप दिखाना है। ऐसे थोड़ा रफली समझे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एच हमारा एच जो है एक सब ग्रुप है, एच एक सब ग्रुप है जी का, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं देन ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। ये नेसेसरी कंडीशन है सब ग्रुप की, ये नेसेसरी कंडीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात नेसेसरी कंडीशन ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप की नेसेसरी कंडीशन है। अब बच्चों जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनो, हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म तो है, एफ एच को सब ग्रुप दिखाना है। अच्छा, एफ ऑटोमॉर्फिज्म में तो तीन प्रॉपर्टी 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व कंपोजिशन होल्ड किया होगा। अब हमने जरा इसका इमेज ले लिया, सिंस ए बी इनवर्स आपका एच को बिलोंग कर रहा, इसका इमेज लिया, एफ ए बी इनवर्स लिया, ये बिलोंग्स टू एफ एच हो गया। ठीक, अब जरा एक बात और सुनना है, इसको हम एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स भी लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म होने की वजह से एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी होगा, एफ ए इंटू एफ बी होगा, तो दैट इज एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। अब एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को, यूजिंग एफ बी इनवर्स को जो है हम एफ बी का होल ऑफ इनवर्स में लिख सकते हैं। इसकी हम वजह आपको बताते हैं, इसको इतना भी लिख सकते हैं, अभी वजह भी बताते हैं। इसको एफ ए इंटू एफ बी होल इनवर्स लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू एफ एच। ये हमारे पास इतना। अब एक बात इम्पोर्टेंट ये है, आप लोगों को हम एक मजेदार बात बताते हैं, ये ऐसा हुआ क्यों, ये भी सुनिए। इसको इतना लिख कैसे सकते हैं, यही मेन बात है।
अगर बी एच को बिलोंग कर रहा और बी आपका सब ग्रुप है तो बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। जाहिर सी बात है बी भी इनवर्स आइडेंटिटी होगा, एलिमेंट इनटू इनवर्स आइडेंटिटी। एफ बी भी इनवर्स किया तो इधर एफ ही होगा। एफ चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो उससे हम एफ बी इंटू एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ही लिख सकते हैं। एफ ही उधर की आइडेंटिटी है। आप लोगों ने अगर थ्योरम्स पढ़ी हो तो आइसोमॉर्फिज्म में किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज उधर की आइडेंटिटी होती है। तो अगर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट उधर की आइडेंटिटी है तो जाहिर सी बात है एफ बी का जो होल इनवर्स रहा होगा वो एफ बी इनवर्स रहा होगा, तभी एक एलिमेंट इंटू दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो एक एलिमेंट का इनवर्स इज इक्वल टू ये रहा होगा। अब बताइए एफ है तो एफ एच का एलिमेंट है ये अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए कुछ दे दें, सी दे दें और इसको डी दे दें तो सी डी का इनवर्स एफ एच को बिलोंग कर रहा है, जबकि दो आपके सी और डी एफ एच के मेंबर हैं। अगर हम एक काम ये सपोज कर लें इफ एफ ए इज इक्वल टू हम कुछ नेमिंग कर दें ए वन कह दें और एफ बी इज इक्वल टू बी वन कह दें, इतना टेक करें। अगर हम इफ वी टेक एफ ए बराबर इफ वी टेक एफ ए इज इक्वल टू वो एफ एच का मेंबर हो गया, उधर इमेज जाने के बाद हो गया तो ये कितना है A1 इंटू B1 का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच करें और नेसेसरी कंडीशन सब ग्रुप की यही होती है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और इधर आ गए तो इधर के दो एलिमेंट A1 B1 इनवर्स बिलोंग एफ एच को कर रहा, दैट इज एफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एच जो है वो एक सब ग्रुप है और वो एक सब ग्रुप है किसका, जी का एक आपका सब ग्रुप है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारे पास ये है। तो ये थ्योरम काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का थ्योरम पूछा जाता है। एक बच्चे हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, उस पर एक थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट होता है आती है। कंसीडर मैपिंग, एक हमने मैपिंग कंसीडर किया। कंसीडर मैपिंग एफ ए, ये जो एफ के नीचे सफिक्स लगाया है इसका मतलब ये होता है कि ये जो ए एलिमेंट है ये फिक्स है, सफिक्स वाला एलिमेंट फिक्स है, फंक्शन के साथ सफिक्स वाला एलिमेंट फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। एफ ए सच दैट जी टू जी, कंसीडर मैपिंग एफ ए सच दैट जी टू जी इज एफ ए फ्रॉम जी टू जी सच दैट एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स है। एफ ए एक्स अगर ए इनवर्स एक्स है और एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, अगर इस तरह की कोई मैपिंग है एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे कोई ये जी टू जी है, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन और एफ ए के द्वारा मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स है और एफ ए एक्स अगर हमारा ए इनवर्स एक्स से इस तरह का आ रहा है, ये इस तरह का है, इट्स कॉल्ड इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये अगर इस तरह की मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म रखती है, इस तरह की मैपिंग, देन इट इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म, देन इट इज कॉल्ड, ये मैपिंग इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इस तरह की जो मैपिंग होगी वो हमारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। अब एक हमारे पास थ्योरम ये है, इस तरह की एक थ्योरम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ स्मॉल a इज ए फिक्स्ड एलिमेंट, ये कोई हमारे पास एक स्मॉल a है जो कि फिक्स्ड एलिमेंट है, स्मॉल a इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ G, इसी ग्रुप G का, देन ए मैपिंग, एक हमारे पास मैपिंग है, देन ए मैपिंग, एक मैपिंग कुछ इस तरह की है, तो एफ ए सच दैट जी टू जी एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स ए, इस तरह का है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये आपकी
ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये आपकी एक ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ जी। अब ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले एक हमारे पास 1-1 मैपिंग लेंगे। 1-1 के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेंगे और 2 एलिमेंट ले लें और इफ x, y बिलोंग्स टू g, अगर x, y 2 एलिमेंट g को बिलोंग कर रहे हैं, f a x इज इक्वल्स टू a इनवर्स x a, f a y इज इक्वल्स टू a इनवर्स y a, इन दोनों को बराबर करें। f a x इज इक्वल्स टू f a y करें, इस तरह का करें और फिर देन फर्दर x इज इक्वल्स टू y आ जाए तो मैपिंग 1-1 होगी। f a x की वैल्यू a इनवर्स x a इज इक्वल्स टू a इनवर्स y a बाई LCL लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a इनवर्स कटेगा एंड RCL a इनवर्स और a हटा x इज इक्वल्स टू y आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमने 2 एलिमेंट x और y लिए और f x और f y लिया और दोनों को बराबर किया और यहाँ से LCL और RCL यूज करके हम दिखा पा रहे हैं कि x y के बराबर है, मतलब मैपिंग 1-1 हो गई। अब फिर आ जाते हैं ऑन टू मैपिंग की तरफ, ऑन टू मैपिंग की तरफ। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग में हर कोडोमेन का सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना ही होना चाहिए। हमने एक काम किया, अगर इफ y बिलोंग्स टू g, अगर कोई एक एलिमेंट ले लिया y जो कि g को बिलोंग कर रहा, तो ay a इनवर्स भी g को बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पे f ay a इनवर्स निकालें और ये अगर y आ जाता है डोमेन का एलिमेंट तो ये मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। यहाँ पे क्या रहा, a इनवर्स x की जगह ay a इनवर्स इंटू a, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a इनवर्स a y इंटू a इनवर्स a, आइडेंटिटी इंटू y इंटू e दैट इज y, f a ay a इनवर्स इज इक्वल्स टू y, मैपिंग जो रही वो आपकी ऑन टू हो गई। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज प्रिजर्व कंपोजिशन की, जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है दैट इज प्रिजर्व कंपोजिशन। प्रिजर्व कंपोजिशन में हम यहाँ के 2 एलिमेंट लें और xy, इफ xy बिलोंग्स टू g, अगर 2 एलिमेंट ले लें xy जो g को बिलोंग कर रहा है और fa xy निकालें। fa x चूँकि a इनवर्स x है तो fa xy a इनवर्स xy इंटू a हो जाएगा। fa x a इनवर्स x है तो fa xy a इनवर्स xy इंटू a हो जाएगा और fa xy को fa x इंटू fa y ग्रुप कर दें। यहाँ पे इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं a इनवर्स x a इनवर्स इंटू y इंटू a, बिकॉज a इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट, एलिमेंट इंटू इतना। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स x इंटू a इनवर्स y, एसोसिएटिव से ये शिफ्ट हुआ। a इनवर्स x को हम चाहें तो fa x लिख सकते हैं और इसको चाहें तो fa y लिख सकते हैं। तो fa xy इज इक्वल्स टू fa x इंटू fa y आ गया। मैपिंग हमारी प्रिजर्व कंपोजिशन को होल्ड होने लगी, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होने लगी, मतलब fa x आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। दैट इज fa x is an automorphism of G. That is fa x is fa x is equals to a inverse xa is an automorphism of G. ये हमारा एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया ऑफ G का। G के लिए ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ये क्वेश्चन जरा और क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग मैपिंग आर ऑटोमॉर्फिज्म इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। पहला पार्ट है G इज द ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन।
टी के द्वारा मैपिंग करा रहे हैं एक्स की और इधर माइनस एक्स मिल रहा है। जी इज द साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 12 सच दैट टी के द्वारा मैपिंग करा रहे हैं एक्स की एक्स क्यूब मिल रहा है, मतलब इमेज एक्स क्यूब है एक्स की। तो पहला वाला पार्ट है G is the group of integer, G is the group of integer, ये group of integer है अंडर एडिशन। यहाँ पे t such that x tends to minus x, मतलब इस तरह का है, अंडर एडिटिव ग्रुप है और ये भी अंडर एडिटिव ग्रुप है। t के द्वारा मैपिंग करा रहे हैं x की और tx जो मिल रहा है वो माइनस x मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी तो 1-1 मैपिंग हम दिखाएं, ऑटोमॉर्फिज्म हमें एग्जामिन करना है। 1-1 मैपिंग में हम आए तो 1-1 मैपिंग में जब हम आए तो यहाँ पे x1, x2 दो एलिमेंट ले लिया जो g को बिलोंग कर रहा है और tx1 is equals to tx2 किया और देखते हैं कि x1 x2 के बराबर आ रहा है नहीं। tx1 करने पे माइनस x1 और इधर माइनस x2 और इसको माइनस ऑफ माइनस x1 कर लिया और माइनस माइनस x2 एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ किया तो ये x1 is equals to x2 आ गया। यहाँ से कह सकते हैं कि मैपिंग 1-1 हो गई, मैपिंग इज 1। अब ऑन टू के लिए आ गए, ऑन टू के लिए कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ऑन टू मैपिंग आ गई। ऑन टू मैपिंग में हम आए, अगर x g को बिलोंग कर रहा है, माइनस एक्स एडिटिव इनवर्स पे g को बिलोंग कर रहा है। अब t ऑफ x माइनस एक्स दिया है, अब हम t ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, मतलब माइनस माइनस एक्स दिस इज प्लस एक्स, t माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स आ गया, मतलब माइनस एक्स रखने पे प्लस एक्स आ रहा, मतलब डोमेन का एलिमेंट आ रहा, प्री इमेज है, दैट इज मैपिंग इज ऑन टू। मैपिंग हमारी ऑन टू भी हो गई। अब आ गए तीसरी बात प्रिजर्व कंपोजिशन। प्रिजर्व कंपोजिशन पे जब हम आए, थर्ड वन इज प्रिजर्व कंपोजिशन। प्रिजर्व कंपोजिशन पे हमने यहाँ पे दो एलिमेंट ले लें और ये एडिटिव ग्रुप है। If x1, x2 belongs to G, जाहिर सी बात है इन दोनों का सम क्लोजर प्रॉपर्टी से G को बिलोंग करेगा। अब T ऑफ x1 प्लस x2 करें, प्लस टू प्लस ऑटोमॉर्फिज्म इटसेल्फ होता है, ग्रुप सेम होता है, तो T ऑफ x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2 आ गया, दैट इज माइनस x1 माइनस x2। इसको tx1 लिख सकते हैं और इसको tx2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब tx1 प्लस x2 tx1 प्लस tx2 के बराबर आया। प्रिजर्व कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड हो गई, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, दैट इज यहाँ पे कह सकते हैं ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही, दैट इज यहाँ पे कह सकते हैं कि T is an automorphism, T is an automorphism T आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म हो। दूसरा पार्ट जरा देखें, दूसरे पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और गलती बहुत होती है। दूसरे पार्ट में हमारे पास ये है कि G इज ए साइक्लिक ग्रुप। सेकेंड पार्ट, G इज ए साइक्लिक ग्रुप। G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 such that T such that x tending to x cube। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है साइक्लिक ग्रुप होता है तो एक जनरेटर होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर मैपिंग Tx x क्यूब दे रहा, जाहिर सी बात है साइक्लिक ग्रुप होता है तो एक जनरेटर होता है और जनरेटर की पावर लगाने पे सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। सिंस G इज ए साइक्लिक ग्रुप, G आपका एक साइक्लिक ग्रुप है
G एक साइक्लिक ग्रुप है एंड स्मॉल इफ स्मॉल a इज ए जनरेटर, स्मॉल a इज ए जनरेटर, इसका स्मॉल a एक जनरेटर है। G के एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप है तो a की पावर 1 a की पावर 2 एंड ऑर्डर इज 12 एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 12, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 12। ग्रुप का ऑर्डर थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ग्रुप का ऑर्डर 12 है। तो इसके एलिमेंट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 इस तरह के इसके एलिमेंट होंगे और A12 का एलिमेंट दिया होगा क्योंकि ऑर्डर इसका 12 है। अब Tx जो मैपिंग दी गई है T के द्वारा, यहाँ पे Tx है, Tx जो हमारे पास आता है दैट इज x क्यूब आता है। तो यहाँ पे हमारे पास Tx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब देखें तो सबसे पहले मैपिंग 1 1 होनी चाहिए ऑन टू और कंपोजिशन, तभी हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होगा और इसको एग्जामिन करना है। अगर पहला एलिमेंट इसमें हम a रखें तो TA a क्यूब आया, मतलब इधर a एलिमेंट था, इधर हम जरा इसको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए पहला एलिमेंट जब मैंने इसमें a रखा, ये t है, TA आपका a क्यूब आ रहा है। अब दूसरा एलिमेंट जरा मैंने TA स्क्वायर रखा तो यहाँ पे a स्क्वायर का होल क्यूब किया तो A6 आया। यहाँ पे अब मैंने a क्यूब रखा है t के द्वारा और TA जो आ रहा है ये A6 आ रहा है, a स्क्वायर का क्यूब। अब हमने TA क्यूब रखा, यहाँ पे a क्यूब रखा और t के द्वारा मैपिंग की तो ये कितना आ रहा, जब हम यहाँ पे TA क्यूब, जब तीसरा एलिमेंट TA क्यूब लेंगे तो a क्यूब का होल क्यूब लेंगे तो A9 आएगा। अब ये A9 आ रहा, फिर हमने A4 रखा, जरा 1 1 देख रहे हैं T के द्वारा, TA4 रखा, यहाँ A रखा और यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे A स्क्वायर रखा, सॉरी यहाँ पे A स्क्वायर रखा तो A6 आ रहा, यहाँ a क्यूब रखा तो A9 आ रहा, A4 रखा तो जाहिर सी बात है TA4 रखेंगे तो A4 का होल क्यूब जब करेंगे तो A12 आएगा। अब इसी तरह हम A5 जब रखेंगे T के द्वारा तो TA5 जब करेंगे तो A15 आएगा, A15। और A12 पे आइडेंटिटी है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग प्लीज। A12 पे TA5 जब रखेंगे तो A5 की पावर 3 मतलब A15 आएगा, ये तो A12 पे आइडेंटिटी है। A15 को A12 इंटू A क्यूब लिख सकते हैं तो E इंटू A क्यूब दैट इज A क्यूब। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि A का यहाँ पे अगर देखें तो हम ये देखने में आ रहा है कि A और A की पावर 5 का जो इमेज आ रहा है T के द्वारा वो दोनों सेम आ रहा है जो कि A क्यूब आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज नहीं है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इमेज सेम है, इसलिए मैपिंग 1 1 नहीं है। हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज नहीं आ रहा, 1 1 नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज ऑफ A एंड इमेज ऑफ A एंड इसका A5 आर सेम। Mapping is not 1 1, mapping is not 1 1, mapping 1 1 नहीं है, mapping is not 1 1, so T is not an automorphism, T is not an automorphism, mapping 1 1 नहीं है इसलिए T हमारा ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा बिकॉज 1 1 नहीं है। एक क्वेश्चन और बच्चा छोटा सा जरा उसको देखते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि G एक ग्रुप ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, इस तरह का अंडर एडिशन, इसमें सारे इंटीजर हैं और फाई के द्वारा मैपिंग करा रहे हैं x की, तो फाई x जो है हमारा 2x के इक्वल आ रहा है।
सबसे पहले 1-1 मैपिंग, ऑटोमॉर्फिन के लिए सबसे पहले 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग अगर करेंगे तो अगर x1 और x2 हम दो एलिमेंट ले लें जो G को बिलोंग कर रहे हैं, फाई x1 इज इक्वल टू फाई x2 करें तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अगर फाई x1 फाई x2 करें तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आएगा। तो मैपिंग तो हमारे पास 1-1 हो गई। लेकिन अब बात करें ऑन टू की। ऑन टू मैपिंग में अगर देखें, ये तो सारा इंटीजर का सेट है, जैसे इस तरह का समझ लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब इंटीजर हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब इंटीजर हैं। मैपिंग हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन है, फाई x इज इक्वल टू 2x है, तो 1 का जब रखेंगे तो 2 आएगा, 2 का रखेंगे तो 4 आएगा, 3 का रखेंगे तो 6 आएगा, 4 का जब रखेंगे तो यहाँ पे 4 का रखेंगे तो 8 आएगा, 5 का 10 आएगा। लेकिन अगर आप लोग देखो 7 का रखोगे तो 14 आएगा, 8 का 16 आएगा। लेकिन आप देखो तो 1 3 5 इन सब के प्री इमेज नहीं आएंगे। प्री इमेज आने क्या चाहिए थे, अगर यहाँ पे 1 का प्री इमेज नहीं आएगा, 1/2 रखने पे तो कुछ आएगा, लेकिन इंटीजर नहीं, 1 का प्री इमेज नहीं मिल रहा, 5 का नहीं मिल रहा, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा, इसलिए ऑन टू नहीं है, तो ये ऑटोमॉर्फिक नहीं है। लिखेंगे all the elements of codomain not having their pre-image, so mapping is not onto, that is phi is not an automorphism of G। phi एक ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है G का। एक बच्चे हमारे पास टॉपिक होता है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, फिर उसके बारे में भी थोड़ा सा सुनिए। तो एक टॉपिक हमारा है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट में हमारे पास जो होता है, एक ग्रुप होता है, इफ स्मॉल a, b be टू एलिमेंट, ये दो एलिमेंट हैं, be टू एलिमेंट ऑफ G के दो एलिमेंट हैं A और B। if there exists small c belong to G is an element, यहाँ पे एक एलिमेंट है C जो बिलोंग कर रहा है G को, A is said to be conjugate with B, A is said to be conjugate with B, A B के साथ conjugate होता है जब A is equals to C inverse BC। अब C अगर G को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी G में होल्ड करेगा, where C belongs to G। एक एलिमेंट ए बी के कॉन्जुगेट है, एक तीसरा एलिमेंट सी होगा, और ए इज इक्वल टू सी इनवर्स बी सी के फॉर्मेट को लिखा जाए तो ए बी के कॉन्जुगेट होगा। इसको इस तरह से भी दिखाते हैं,
ए कॉन्जुगेट बी, इस तरह से भी सिंबल दिखाते हैं। ये कॉन्जुगेट का हमारा सिंबल होता है, इस तरह से भी लिखते हैं। तो बी ए के कॉन्जुगेट होगा जब बी इज इक्वल टू इस तरह से लिखा जाए तो इट इज रिटन एज इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से भी लिखते हैं ए कॉन्जुगेट बी, इस तरह से। अगर बी ए के कॉन्जुगेट होता तो बी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए सी, इस तरह से लिख सकते हैं। एक बच्चों थ्योरम होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। थ्योरम ये है कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी is an equivalence relation। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब वो तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, एक चीज ये है। तो अब हम ऐसा करने जा रहे हैं कि इसके लिए तीन प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्जुगेसी मतलब ए बी के कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर वही एलिमेंट अपने साथ इटसेल्फ कॉन्जुगेट है, ए के कॉन्जुगेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी ग्रुप में रही होगी। ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ई इनवर्स ए लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स इटसेल्फ होगा ए इंटू ई ए, आइडेंटिटी का इनवर्स ई, तो फिर ये ए आ जाएगा। यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए इज कॉन्जुगेट टू ए, तभी तो एक तीसरा एलिमेंट, एक अलग एलिमेंट ई है, ई इनवर्स ए ही हो रहा है, जैसे सी इनवर्स बी सी हो रहा है, जहाँ पे सी जी को बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जी को बिलोंग करेगी, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अगर ए बी के कॉन्जुगेट है तो हम ये प्रूव करेंगे कि बी ए के कॉन्जुगेट होगा। इफ ए कॉन्जुगेट टू बी, ए बी के कॉन्जुगेट है, मतलब ए बराबर सी इनवर्स बी सी लिख सकते हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि बी जो है वो ए के कॉन्जुगेट है। अब हमने क्या किया, इसको सी से प्री मल्टीप्लाई किया और सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। सी से प्री मल्टीप्लाई और सी इनवर्स से इसको हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, इस तरह का किया। अब यहाँ पे हमने इसको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई किया सी और सी इनवर्स से, इसको सी ए सी इनवर्स इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सी सी इनवर्स बी इंटू सी सी इनवर्स। सी सी इनवर्स आइडेंटिटी होता है सी ए सी इनवर्स ई इंटू बी इंटू ई, दैट इज बी इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी इंटू बी इंटू ई, बी ही हो गया, सी ए सी इनवर्स रहा। इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी इनवर्स का इनवर्स ए इंटू सी इनवर्स। ये हमारे पास था। जाहिर सी बात है अगर सी इनवर्स जी को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। बी इज इक्वल टू एक एलिमेंट का इनवर्स इंटू ए इंटू वो एलिमेंट, मतलब दैट इज यहाँ से पता चला कि बी कॉन्जुगेट ए के है, तभी एक एलिमेंट और अलग सी इनवर्स रहा, सी इनवर्स का इनवर्स ए इंटू सी इनवर्स रहा। तो ये तो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। अब एक प्रॉपर्टी और है दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो जाती है, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। अगली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर
ए कॉन्जुगेट बी के है, दैट इज ए बराबर ए कॉन्जुगेट बी के है, बी कॉन्जुगेट सी के है, तो ए को सी के कॉन्जुगेट दिखाना है। ए बराबर अगर बी के कॉन्जुगेट है तो सी इनवर्स, अब बी के कॉन्जुगेट है तो इसको सी इनवर्स बी सी लिख सकते हैं, और बी अगर सी ना यूज़ करें क्योंकि बी सी के कॉन्जुगेट देंगे तो इसको एक्स इनवर्स बी एक्स लिख सकते हैं, एंड बी अगर कॉन्जुगेट है सी के तो बी बराबर वाई इनवर्स सी वाई लिख सकते हैं। और ये प्रूव करेंगे, कि ए जो है वो सी के कॉन्जुगेट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बी अगर सी के कॉन्जुगेट है बी इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स सी वाई लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकेंड कहते हैं। यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुटिंग बी इन फर्स्ट, बी की वैल्यू हम फर्स्ट में उठा के पुट करें तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी की जगह वाई इनवर्स सी वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू इसको एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी इंटू वाई एक्स लिख सकते हैं। रिवर्सल लॉ से इसको वाई एक्स का होल इनवर्स लिख सकते हैं, सी इंटू वाई एक्स लिख सकते हैं। रिवर्सल लॉ वाई एक्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स का जो इनवर्स होता है दैट इज एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स होता है रिवर्सल लॉ से, तो वाई एक्स का इनवर्स सी इंटू वाई एक्स लिख सकते हैं। अब एक एलिमेंट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू इस एलिमेंट का इनवर्स सी इंटू वाई एक्स लिखा, दैट इज ए कॉन्जुगेट सी ए हो गया। ए को बी का कॉन्जुगेट लिया, बी को सी का कॉन्जुगेट लिया, तो ए कॉन्जुगेट हो गया, सी के कॉन्जुगेट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। उसके बाद बच्चों एक थ्योरम और बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक थ्योरम ये भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, अब थ्योरम कुछ इस तरह की है, द नॉर्मलाइजर एन ए, कोई नॉर्मलाइजर क्या होता है उसको बताते हैं। द नॉर्मलाइजर एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, द नॉर्मलाइजर एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एक कोई नॉर्मलाइजर एन ए है वो सब ग्रुप ऑफ जी होता है। तो पहले नॉर्मलाइजर होता क्या है, नॉर्मलाइजर एन ए जो होता है, कोई भी नॉर्मलाइजर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x such that xa is equals to ax, x belongs to g। ये हमारा नॉर्मलाइजर का डेफिनेशन है। x na को बिलोंग करता है जब x g का मेंबर तो होता ही है ग्रुप का, ये g है, x g को तो बिलोंग करता है, x na को बिलोंग करता है जब x is equals to ax होगा, x belonging to g। अब हमें नॉर्मलाइजर को सब ग्रुप दिखाना है, नॉर्मलाइजर एन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप के बच्चों नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी इनवर्स जी एच को बिलोंग करता है तो एच सब ग्रुप होता है। जहाँ पे ए बी दो एलिमेंट है एच के, यहाँ पे एन ए को सब ग्रुप दिखाना है तो इसके हमने दो एलिमेंट ले लिए, x1 और x2 दो एलिमेंट लिए जो एन ए को बिलोंग कर रहे हैं, और हम ये दिखाएंगे कि x1 इंटू x2 इनवर्स na को बिलोंग कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि x2 इनवर्स na का मेंबर है कि नहीं है। x2 इनवर्स अगर na को बिलोंग कर रहा है और हम ये दिखा दें कि x1 इंटू x2 इनवर्स na को बिलोंग करे तो na आपका एक सब ग्रुप होगा। x1 x2 दो एलिमेंट na को बिलोंग कर रहे हैं तो x1a इज इक्वल्स टू a x1 हो गया, और x2a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a x2 हमारे पास ये हो गया। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि x2a इज इक्वल्स टू a x2 हमारे पास ये हो गया। अगर हम ये प्रूव कर दें कि x2 इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू a इंटू x2 इनवर्स, अगर ये प्रूव कर दें तो x2 इनवर्स भी na का मेंबर होगा। फर्दर x1 x2 इनवर्स, अगर x1 x2 दो एलिमेंट na को बिलोंग कर रहा है और ये प्रूव करें कि x1 x2 इनवर्स na को बिलोंग कर रहा तो na आपका एक सब ग्रुप होगा, बिकॉज दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। अब हमने क्या किया, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, सेकेंड प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, हमने प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पोस्ट
प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई x2 इनवर्स। सेकेंड को हमने x2 इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई किया, x2 इनवर्स x2 इंटू a x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स a x2 इंटू x2 इनवर्स। इसको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई x2 इनवर्स से किया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप से हमने इसको x2 इनवर्स x2 इंटू a x2 इनवर्स, यहाँ पे x2 इनवर्स इसको हम a x2 इनवर्स और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x2 इनवर्स इंटू a इंटू x2 इनवर्स। ये एसोसिएटिव से आइडेंटिटी इंटू a x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स a इंटू आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट इज इक्वल टू x2 इनवर्स इंटू a x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स a आया। मतलब यहाँ से कह सकते हैं x na को बिलोंग कर रहा, जब x इज इक्वल टू ax है, यहाँ पे ax2 इनवर्स और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ax2 इनवर्स। अगर x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ax2 इनवर्स है, दैट इज x2 इनवर्स जो है वो आपका na को बिलोंग करेगा। एक बात तो ये होगी कि x2 इनवर्स से ने na को बिलोंग किया। अब हमें ए बी इनवर्स अगर na को x1 x2 इनवर्स na को बिलोंग करेगा तो ये आपका एक सब ग्रुप होगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा एक काम कर रहे हैं, a इंटू x1 x2 इनवर्स ये सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम a x1 x2 इनवर्स लेके चलें और इसको x इंटू इसको हम x1 x2 इनवर्स इंटू a प्रूव कर दें तो इतना हमारे पास हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, तो हमने ये इतना लेके चल। अब इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे भी लिख सकते हैं a x1 इंटू x2 इनवर्स और यहाँ पे x1 a को बच्चों a x1 को यूजिंग फर्स्ट a x1 को हम क्या कर सकते हैं a इंटू x1 x2 इनवर्स, a x1 को x1 a इंटू x2 इनवर्स लिख सकते हैं। इसको a इंटू x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम यहाँ पे x1 a हमारे पास इतना है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 इंटू a x2 इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं और इसको यूज़ करें यूजिंग किसको a x2 इनवर्स, इस वाले रिजल्ट को यूज़ करें तो a x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स a यूज कर सकते हैं। यहाँ पे a x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू x1, इसको हम x2 इनवर्स a कह सकते हैं। a इंटू x1 x2 इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a कह सकते हैं। तो a x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू x1 x2 इनवर्स a आ गया। दैट इज यहाँ से कह सकते हैं कि x1 x2 इनवर्स ने na को बिलोंग किया। ये नेसेसरी कंडीशन ऑफ सब ग्रुप हो गई। दैट इज na इज ए सब ग्रुप ऑफ na इज ए सब ग्रुप, na एक सब ग्रुप हो गया ऑफ G का। तो ये दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टाइप की पूछी जा सकती हैं। तो na इज ए सब ग्रुप ऑफ G, एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है। इसी तरह के थ्योरम सेंटर ऑफ ग्रुप पे भी पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इस तरह की भी थ्योरम्स होती है। एक कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि prove that the group of order 5 square into 7 square must be abelian। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं। कह रहा है कि 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर मस्ट बी अबेलियन। तो सबसे पहले 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर को देखें तो इसको जरा लिख सकते हैं 25 इंटू 49। जो ये हमने दो फैक्टर्स में इसको तोड़ा है 25 इंटू 49 में। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये यहाँ पे इसको बस 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर को हमने लिख लिया 25 इंटू 49, ये हमारे पास इतना रहा। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं हियर वी सी दैट, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं हियर वी सी दैट कि 49 does not congruence 1 modulo 25। इसका मतलब ये है कि बच्चों
अगर इस 49 को, जो बड़ी क्वांटिटी, इसको 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 नहीं बचता है। अगर ये रिमाइंडर 1 नहीं बचता है, और दैट इज थ्योरम से, एक थ्योरम होती है, उससे हमारे पास ये 25 इंटू 49 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए प्राइम। तो बोलते हैं कि जी सिंपल नहीं है। तो जी अगर सिंपल नहीं होता तो जी साइक्लिक एंड अबेलियन होता है। यहाँ पे ये अगर दैट इज 25 इंटू 49, ये इसका मतलब ये है कि 49 को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं बचता है। दैट इज 25 इंटू 49 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर 1 होता तो प्राइम आ जाता, इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो नंबर है ये आपका प्राइम नहीं है। वैसे भी 49 प्राइम नहीं है, 49 7 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नहीं होना चाहिए। तो ये प्राइम नहीं है, और इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ना बचे। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ग्रुप जी इज, सो ग्रुप जी इज नॉट ए सिंपल। G, group G is not a simple, that is G is cyclic and abelian. G is cyclic and abelian. G जो होगा वो cyclic and abelian होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम नहीं होने चाहिए, और बड़ी क्वांटिटी को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 1 नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि ग्रुप सिंपल नहीं है, और जो ग्रुप सिंपल नहीं होते वो साइक्लिक और अबेलियन होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि, एक क्वेश्चन इस तरह के भी आता है कि प्रूव दैट यहाँ पे प्रूव दैट every group of order 15 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 is cyclic। तो अब इसको जरा 2 नंबर में तोड़ें। यहाँ पे 15 को हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यह बड़ा नंबर 5 है, 5 और 3 में हमने स्प्लिट किया। हियर वी सी दैट, यहाँ पे फिर सेम प्रोसेस। हियर वी सी दैट, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि 5 को 3 से डिवाइड करने पे डज नॉट कॉन्ग्रेंस 1 मॉडुलो 3। 5 को, इसका मतलब 5 को 3 से डिवाइड करने पे 1 नहीं आता है। दैट इज 5 इंटू 3, ये जो 5 इंटू 3 है is not a prime number, is not a prime number, ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, जबकि रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब होता है 5 डज नॉट कॉन्ग्रेंस 1 मॉडुलो 3, मतलब 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं आता। दैट इज ग्रुप जी इज नॉट सिंपल, ग्रुप जी इज नॉट सिंपल। ग्रुप जी जो है ये सिंपल नहीं है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट इज जी इज साइक्लिक, जी इज साइक्लिक एंड अबेलियन। जब भी साइक्लिक और अबेलियन करना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से काम करना होता है। जरा कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। एक थ्योरम हमारे पास ये है कि if phi is a homomorphism of ring, if phi is a homomorphism of ring, R to R dash, phi एक होमोमॉर्फिज्म है रिंग की R से R dash की, then number 1 phi 0 is equals to 0 dash, where 0 is real 0 element of R, and 0 dash is 0 element of R dash। दूसरा phi of -a is equals to -phi
फाई ए। एक रिजल्ट ये है फाई ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस फाई ए और एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ये दो रिजल्ट है। अब होमोमॉर्फिज्म रिंग की क्या होती है, ये जैसे कोई रिंग है, आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक रिंग है, और एक ये दूसरी रिंग आर डैश अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेम ऑपरेशन पे रिंग होगी। दोनों अलग अलग रिंग है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए अगर यहाँ पे a प्लस बी है और एफ ए प्लस बी करें तो ये इधर आके एफ ए प्लस एफ बी हो जाता है, और एफ ऑफ ए इंटू बी करें एफ के द्वारा एफ ए बी करें तो ये इधर आके एफ ए इंटू एफ बी हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होती है। फाई होगा तो फाई ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी, और फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी। पहला पार्ट है फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, जीरो इज जीरो एलिमेंट ऑफ आर एंड जीरो डैश इज जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। हमने एक काम किया कि अगर ए आर को बिलोंग कर रहा है और जीरो कोई एलिमेंट है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है आर की, तो ए प्लस जीरो करें तो ए आएगा। हमने इसकी इमेज ले ली, फाई ए प्लस जीरो किया तो फाई ए आया, यहाँ पे ये इतना आया। और होमोमॉर्फिज्म है तो इससे होमोमॉर्फिज्म से इससे इसको फाई ए प्लस फाई जीरो लिख सकते हैं इज इक्वल टू फाई ए। ये इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज फाई जो है हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से इसको फाई ए प्लस फाई जीरो लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फाई ए प्लस फाई जीरो इज इक्वल टू फाई ए, और यहाँ पे अगर फाई ए चूँकि आर डैश का मेंबर है तो आर डैश की आइडेंटिटी जीरो डैश ले लें तो फाई ए में जीरो डैश जोड़ने पे फाई ए होगा। अब चूँकि रिंग है तो ग्रुप भी रहा होगा, तो एल सी एल से फाई ए कटा, फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश आ गया। तो पहला पार्ट तो ये प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट के लिए आप देख सकते हैं, दूसरे पार्ट के लिए अगर ए आर को बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है रिंग है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से माइनस ए भी आर को बिलोंग करेगा। अगर ए प्लस माइनस ए करें तो ये जीरो आएगा, एलिमेंट प्लस एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी देगा। अगर फाई ए प्लस माइनस ए करें, फाई ए प्लस माइनस ए करें तो इधर हमारा फाई जीरो हो जाएगा। और चूँकि ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से फाई ए प्लस फाई माइनस ए आ जाएगा, और फाई जीरो की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, जीरो डैश है। यूजिंग फर्स्ट पहले वाले रिजल्ट को अगर यूज़ करें तो फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश है। अगर एक एलिमेंट और दूसरे का सम एडिटिव आइडेंटिटी है, दैट इज फाई माइनस ए जो रहा, फाई माइनस ए, ये माइनस फाई ए रहा, तभी ये इसका इनवर्स होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी, दो थ्योरम्स हमारे पास, दो पार्ट इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का कर सकते हैं। थ्योरम जरा और लेते हैं। एक जो हमारे पास थ्योरम है कि फाई होमोमॉर्फिज्म में रिंग आर से आर डैश में दो रिंग है आर और आर डैश, फाई होमोमॉर्फिज्म में कर्नल आई फाई है। अच्छा, कर्नल क्या होता है, ये देखिए कर्नल क्या होता है। आई फाई जो कर्नल होता है, अगर एक्स आई फाई को बिलोंग करता है, ये जरा बनाता हूँ कर्नल के बारे में। ये एक्स कर्नल को बिलोंग करता है जब ये एफ एक्स इधर जाके जीरो डैश दे देता है। ये रिंग है आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और ये रिंग आर डैश अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। और आई फाई जो है, कर्नल आई फाई का बिहेवियर ये होता है, कर्नल पहले आई फाई को डिफाइन करें। आई फाई कुछ इस तरह का होता है, आई फाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आई फाई को बिलोंग करता है, मतलब एक्स कर्नल को बिलोंग करता है जब एफ एक्स इधर आके जीरो डैश दे देता है, जहाँ पे जीरो डैश जो है वो आर डैश को बिलोंग करता है, आर डैश का मेंबर होता है। तो अगर वाई आई फाई को बिलोंग करेगा तो फाई वाई जो होगा वो जीरो डैश देगा, जहाँ पे जीरो डैश आर डैश का मेंबर होगा। आई फाई को सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन दिखाना है आई फाई को। अच्छा, सब ग्रुप अंडर एडिशन क्या होता है, अगर ए बी आई फाई को बिलोंग कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में ए बी इनवर्स आई फाई को बिलोंग करना चाहिए,
एडिशन में a माइनस बी अगर आई फाई को बिलोंग करेगा तो आई फाई एडिटिव सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए अपने दो एलिमेंट ले लिए, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू आई फाई, a कॉमा b बिलोंग्स टू आई फाई। ठीक, दो एलिमेंट ले लिए। अब आई फाई जो है a माइनस बी आई फाई को बिलोंग करेगा तब ये एडिटिव सब ग्रुप होगा। अब हमने f ऑफ a माइनस बी निकालना शुरू किया, f ऑफ a माइनस बी, हमने f ऑफ a माइनस बी निकाला। चूंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये प्रिजर्व कंपोजिशनली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दैट इज f ऑफ a माइनस f ऑफ b। इस तरह से यहाँ पे आपको एक बात बताएं, f ऑफ a माइनस b को f ऑफ a प्लस माइनस b लिख सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से दिस इज fa प्लस f ऑफ माइनस b, और f माइनस b होमोमॉर्फिज्म में f ऑफ माइनस b होता है, तो ये माइनस f b हो गया, ये इतना होगा। अब देखिए a b अगर आई फाई को बिलोंग कर रहे थे तो f ऑफ a जीरो डैश होगा, और b भी बिलोंग कर रहा था तो f b भी हमारा जीरो डैश होगा। कहने का मतलब ये रहा कि दैट इज जीरो डैश माइनस जीरो डैश हो गया, जीरो डैश माइनस जीरो डैश, f ऑफ a माइनस b जीरो डैश आ गया। चूंकि f ऑफ a माइनस b जीरो डैश आ गया, दैट इज a माइनस b जो है वो आई फाई को बिलोंग करेगा, आई फाई को बिलोंग करेगा a माइनस b, तभी f ऑफ a माइनस b जीरो डैश आ गया। दैट इज आई फाई इज ए एडिटिव सब ग्रुप, आई फाई इज ए एडिटिव सब ग्रुप, आई फाई एडिटिव सब ग्रुप हुआ, आई फाई एडिटिव सब ग्रुप हुआ, आई फाई इज ए एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। आई फाई आपका एक एडिटिव सब ग्रुप है ऑफ आर अंडर एडिशन। एक बात इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये है। दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेकेंड पार्ट जरा देखेंगे। सेकेंड पार्ट में है कि ए आई फाई को बिलोंग कर रहा, आर कैपिटल आर को रिंग को बिलोंग कर रहा, बोथ ए आर एंड आर ए आई फाई में होना चाहिए। अच्छा, ए आर आई फाई को तब बिलोंग करेगा जब हमारे पास यहाँ पे बच्चों ये फाई होमोमॉर्फिज्म था, तो जहाँ जहाँ एफ था वहाँ वहाँ फाई कर लेते हैं ना, फाई था फाई कर लेते हैं, क्योंकि फाई था एफ की जगह बस फाई कर लो, फाई था बस, ठीक है। वहाँ पे या तो वहाँ एफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, फाई कर ले, फाई कर ले, फाई कर ले, यहाँ पे फाई, यहाँ पे फाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एफ की जगह फाई था, एफ की जगह फाई था, हो गया। दूसरा पार्ट है ए बिलोंग्स टू आई फाई। ए अगर आई फाई को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ए आई फाई को बिलोंग कर रहा है, तो फाई ए जो होगा वो जीरो डैश होगा, ठीक, जीरो डैश, वेयर जीरो डैश जो है वो आर डैश को बिलोंग करेगा। हमें ये दिखाना है कि ए आर और आर एफ आई फाई को बिलोंग करेगा। अब ए आर कब बिलोंग करेगा, जब फाई ऑफ ए आर निकालना, फाई ऑफ ए आर निकालें तो फाई ए इंटू फाई आर होगा, फाई ए इंटू फाई आर होगा। क्यों? क्योंकि फाई जो है वो हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से फाई ए इंटू आर, फाई ए इंटू फाई आर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाई ए को, फाई ए बराबर कितना, यूजिंग फाई ए बराबर हम जीरो डैश यूज कर सकते हैं, फाई ए को जीरो डैश यूज कर लिया, फाई ए आर यहाँ पे जीरो डैश इंटू फाई आर आ गया, दैट इज जीरो डैश आ गया। कहने का मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, दैट इज ए आर जो है ये आई फाई को बिलोंग कर रहा है, तभी फाई ए बराबर जीरो डैश आ गया। सिमिलरली फाई आर ए कर ले, फाई आर ए को हम फाई आर इंटू फाई ए लिख सकते हैं प्रिजर्व कंपोजिशन से, और फाई ए कितना है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से हम लोग इतना लिख सकते हैं, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और फाई ए कितना है, जीरो डैश है, तो फाई आर ए को फाई आर इंटू फाई ए लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म से, फाई आर इंटू जीरो डैश दैट इज जीरो डैश हो जाएगा, तो फाई आर ए जीरो डैश आ गया, दैट इज आर ए बिलोंग करेगा आई फाई को। तो बस ठीक है, अब फाई ए आर फाई डैश आ गया, फाई आर ए जीरो डैश आ गया, तो ए आर एंड आर ए दोनों आई फाई में है, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर एंड आर ए बोथ इन आई फाई, दोनों हमारे
I5 में रहेंगे। एक प्रॉब्लम जरा और देखो, सो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज है कोई मैपिंग, तो एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ए प्लस एफ बी होगा और एफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एफ ए इंटू एफ बी होगा। अभी रिंग की होमोमॉर्फिक बताई थी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग, एक कॉम्यूटेटिव रिंग है इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, मतलब आफ्टर मैपिंग जो होमोमॉर्फिक मैपिंग होती है वो ऑल्सो एक कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब कोई भी रिंग कॉम्यूटेटिव होती है जब ए बी इज इक्वल्स टू बी होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो एक हमारे पास रिंग बच्चों ये है आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एक रिंग ये है, और दूसरा रिंग हमारे पास आर डैश अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, दूसरा रिंग ये है, ये एफ के द्वारा मैपिंग कर रहे हैं और ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, इधर वाली कॉम्यूटेटिव है और इसको कॉम्यूटेटिव दिखाना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट एफ सच दैट आर टू आर डैश बी ए homomorphic image where R is a commutative ring, R commutative ring है और हमें ये प्रूव करना है कि आफ्टर मैपिंग जो रिंग होती है वो भी कॉम्यूटेटिव होती है। इफ ए कोमा बी दो एलिमेंट है जो R को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट हमने ए बी दो एलिमेंट लिए जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एफ ए बराबर ए डैश, हमने माना कि आफ्टर मैपिंग ए का जो इमेज है इधर आके कुछ मान लिया ए डैश है, कॉम्यूटेटिव दिखाना है तो दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे बी लिया, बी का इमेज इधर आके बी डैश हो गया, एफ बी इज इक्वल्स टू बी डैश, ये हमारे पास इतना है। अब हमें प्रूव ये करना है कि आर डैश कॉम्यूटेटिव है, वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट आर डैश इज कॉम्यूटेटिव, हमें ये शो करना है आर डैश जो है, आर डैश आपका कॉम्यूटेटिव है। आर डैश को कॉम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हमने नाउ ए डैश इंटू बी डैश किया, ए डैश इंटू बी डैश किया, ए डैश की जगह एफ ए रखा और बी डैश की जगह एफ बी रखा, इतना रखा। एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है, एफ चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से एफ ए इंटू एफ बी को हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी, और ये रिंग चूंकि कॉम्यूटेटिव है, आर कॉम्यूटेटिव है, आर कॉम्यूटेटिव है, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, आर चूंकि हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल होगी, तो यहाँ जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ बी ए रख लें, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू एफ बी ए कर लें, एफ बी ए कर लें, और यहाँ पे ए डैश इंटू बी डैश को एफ बी ए को एफ बी इंटू एफ ए लिख सकते हैं, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से इतना लिख सकते हैं कि एफ बी ए को एफ बी इंटू एफ ए लिख सकते हैं। नाउ एफ बी को हम बी डैश लिख सकते हैं, ए डैश इंटू बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ गया आर डैश के लिए, तो आर डैश जो रहा वो क्या रहा, दैट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज आर डैश इज क्या, आर डैश इज कॉम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि आर डैश के दो एलिमेंट ए डैश और बी डैश है, और ए डैश इंटू बी डैश जो आया वो बी डैश इंटू ए डैश आ गया, सो आर डैश एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। एक क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं जरा मेरे पास बच्चों, कि अगर आर एक रिंग है जिसका यूनिट एलिमेंट 1 है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है आर से एक इंटीग्रल डोमेन आर डैश, कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन होती है जब वो रिंग विद यूनिटी होती है और विदाउट जीरो डिवाइजर रखती है। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट ए बी रिंग को बिलोंग कर रहे हैं और ए बी का प्रोडक्ट जीरो है, ए जीरो नहीं है तो बी जीरो होगा, और बी जीरो नहीं है तो ए जीरो होगा, और बोथ जीरो होगा। तो वैसे यही वाली कर लें, ए जीरो नहीं है तो बी जीरो होगा, और बी जीरो नहीं है तो ए जीरो होगा, तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, विदाउट जीरो डिवाइजर में अगर दो एलिमेंट ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए बी का प्रोडक्ट अगर जीरो है, ए जीरो नहीं है तो बी जीरो होगा, बी जीरो नहीं है तो ए जीरो होगा, तो रिंग वो विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक होमोमॉर्फिज्म रिंग है,
ये आर कोई रिंग है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और ये आर डैश एक रिंग है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म रिंग है आर से आर डैश की, जहाँ पे आर डैश आपका इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन अगर इधर आर डैश के दो मेंबर हैं कोई, जैसे ए की मैपिंग कराने पे फाई ए डैश आ जाए, फाई बी डैश आ जाए, ए डैश और बी डैश का प्रोडक्ट अगर जीरो है, ए डैश जीरो नहीं है तो बी डैश जीरो होगा, बी डैश जीरो नहीं है तो ए डैश जीरो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और देखिए क्या करना है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश। फाई एक होमोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश के लिए। वन यूनिट एलिमेंट है रिंग का, वन बिलोंग्स टू आर। एक हमारे पास वन बिलोंग्स टू आर है। दूसरी बात आई फाई है, वन बिलोंग्स टू आर, ये तो हमारे पास गिवन है। आई फाई यहाँ पे आई फाई इज नॉट इक्वल्स टू आर, मतलब आर का किसी एलिमेंट का जो इमेज ले रहे हैं वो जीरो डैश नहीं है। इसका सेंस ये है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए आपको ए बिलोंग्स टू आई फाई कर रहा, ए बिलोंग्स टू आई फाई अगर कर रहा, ए आई फाई को बिलोंग करा रहा है, तो आई फाई इज इक्वल्स टू ए सच दैट, यहाँ पे लिख रहा आई फाई इज नॉट इक्वल्स टू आर, आई फाई इज इक्वल्स टू ए सच दैट फाई ए इज नॉट इक्वल्स टू, फाई ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो डैश, जीरो डैश बिलोंग्स टू आर डैश, जीरो डैश बिलोंग्स टू आर डैश। इसका मतलब ये है कि ए का आर का कोई एक नंबर लें और आई फाई के इक्वल नहीं है, मतलब फाई ए जीरो डैश नहीं आ रहा, जहाँ पे जीरो डैश किसका नंबर है आर डैश का, और आई फाई आर होता तो ए अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं, आई फाई इज नॉट इक्वल टू आर का मतलब ये है कि ए आर को अगर बिलोंग कर रहा है तो फाई ए जीरो डैश नहीं है, आई फाई का एलिमेंट नहीं है। एक बात इम्पोर्टेंट ये, तो हमें फाई वन को यूनिट एलिमेंट आर डैश का प्रूव करना है, मतलब फाई वन अगर यूनिट एलिमेंट आर डैश का तो फाई वन किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होके वही एलिमेंट देगा। अब यहाँ पे देखिए अगर वन आर को बिलोंग कर रहा, ए आर को बिलोंग कर रहा, तो वन इंटू ए रहा होगा। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और अगर हम फाई यहाँ पे लगा दें तो फाई वन इंटू ए फाई ए रहा होगा, और फाई होमोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से इसको फाई वन इंटू फाई ए बराबर फाई ए लिख सकते हैं। और फाई क्या है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म हमारे पास ये, फाई इज होमोमॉर्फिज्म हमारे पास है। एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि वन इंटू ए, वन चूँकि यूनिट एलिमेंट है आर का, तो वन इंटू ए आ रहा, अगर फाई वन इंटू ए लगा दें तो फाई वन इंटू फाई ए आ जाएगा, और फाई वन को यूनिट एलिमेंट आर डैश का हमें प्रूव करना है। इसकी जगह ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इतना यूज कर सकते हैं, दैट इज फाई के इक्वल है। अब हमने काम ये किया कि ना अगर हमने एक एलिमेंट लिया b बिलोंग्स टू r, एक कोई एलिमेंट लिया b जो कि किसको बिलोंग कर रहा, r को बिलोंग कर रहा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और फाई b को हमने जो लिया है, फाई b को इधर मैपिंग कराने के बाद b डैश लिया है, और जहाँ पे बी डैश किसको बिलोंग कर रहा है, बी डैश जो है वो आर डैश को बिलोंग कर रहा है, वेयर बी डैश जो है वो आर डैश को बिलोंग कर रहा है। अब हमने जरा फाई वन इंटू फाई बी निकालना शुरू किया। अच्छा, फाई वन अगर यूनिट एलिमेंट होगा तो फाई वन इंटू फाई बी क्या आ जाएगा, फाई वन इंटू फाई बी जो आएगा, मतलब फाई वन इंटू फाई बी मतलब फाई वन इंटू बी डैश करने पे वो आपका जो है वो आपका बी डैश आएगा। तो फाई वन इंटू जरा बी डैश निकालना है, तो फाई वन को फाई वन इंटू बी डैश निकालना है, फाई वन को हम लोग लिख सकते हैं फाई वन इंटू बी डैश है। अच्छा, फाई वन इंटू हमारे पास जरा फाई ए इंटू बी डैश निकालना, फाई ए इंटू बी डैश कितना निकालना है। अच्छा, फाई ए को क्या लिख सकते हैं, फाई वन इंटू फाई ए इंटू बी डैश, इसको इतना लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ से ये यूज़ कर लिया, फाई ए को हमने फाई 1 इंटू फाई ए इंटू बी डैश हमने इतना कर लिया। एक बात इम्पोर्टेंट तो ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दें फाई 1 इंटू फाई ए इंटू बी डैश और माइनस फाई ए इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इतना आ गया। अच्छा, चूंकि रिंग है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो यहाँ से अगर फाई ए बाहर ले तो ये कितना आएगा, फाई 1 इंटू और फाई 1 इंटू बी डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू 0। ये फाई 1 इंटू बी डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू 0। रिंग इज विदाउट इंटीग्रल डोमेन। रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल डोमेन है और फाई ए 0 डैश नहीं है, फाई ए 0 डैश नहीं है, ये 0 डैश होगा क्योंकि इधर आर डैश का नंबर है। फाई ए 0 डैश नहीं है और रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट 0 डिवाइजर रहा होगा, मतलब फाई 1 इंटू बी डैश माइनस बी डैश की वैल्यू 0 डैश रही होगी। तो फाई 1 इंटू बी डैश इज इक्वल टू बी डैश है, तो फाई 1 आर डैश का नंबर है और बी डैश भी आर डैश का नंबर है, तो फाई 1 इंटू बी डैश आ रहा। दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं फाई 1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ, फाई 1 यूनिट एलिमेंट रहा, फाई 1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश। जो फाई 1 है वो यूनिट एलिमेंट है आर डैश का। एक बच्चों हमारे पास टॉपिक है यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और विदाउट 0 डिवाइजर हो तो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो अब जरा समझ लें, इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग कहलाएगा जब दो नॉन जीरो एलिमेंट हो आर के और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, इस तरह का एक फंक्शन हमने एज्यूम किया डी ए, जो जितना भी आउटपुट देगा वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि सब पॉजिटिव आएंगे। जैसे 5 4 ए की जगह कुछ भी इनपुट डालें तो जो भी आउटकम आएगा वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर आएंगे। तो ये डी फंक्शन किसे बोलते हैं, और जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर देगा सच दैट अगर ए बी दो एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए 0 नहीं बी 0 नहीं, तो डी ए बी जो होगा वो ए के इक्वल होगा या ए से बड़ा होगा। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए डी ए बी हमारे पास, डी ए बी अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का आर है, 4 आर है और डी ए मान लीजिए 3 आर है, तो डी ए बी जो है हमेशा डी ए से बड़ा होगा। या एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर 4 हो गया तो ये इसके इक्वल हो गया, मतलब डी ए बी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू डी ए होगा। एक बात इम्पोर्टेंट तो ये। दूसरी बात यह है कि ए बी अगर दो एलिमेंट आर को बिलोंग करते हैं और बी 0 नहीं है, देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जाए, तो वेयर इधर आर इज इक्वल टू 0 और डी आर इज लेस देन डी बी। डी आर और डी बी दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है और ये जो एलिमेंट है, अब इससे अगर डिवाइड करें 2 3 6 तो यहाँ पे 1 बचा, ये रिमाइंडर है, तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी दो एलिमेंट है और बी 0 नहीं है और Q और R दो इंटीजर हैं, Q और R दो नंबर हैं जो R को बिलोंग कर सच दैट A बराबर 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास A है, ये A है और ये B है और ये Q है और ये R है। इस तरह से समझिए। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R हो सकता है और अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों तो ये 0 हो जाएगा। अदरवाइज डी आर मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर जो भी है रखने पे जो नॉन नेगेटिव है ये डी आर जो है वो हमेशा वो डी बी से छोटा होगा, डी बी से। यहाँ बी देखिए 2 है, यहाँ पे बी 2 है, मतलब ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर यह नेगेटिव भी है तो डी बी को पॉजिटिव ही हमें लेना पड़ेगा, तो ये डी बी से हमेशा छोटा होगा, ये हमारे पास डी बी से छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो कोई भी जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है उसे हम यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन कहते हैं।
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक हमारे पास थ्योरम है कि रिंग ऑफ इंटीजर इज ए यूक्लिडियन रिंग। एक रिंग है इंटीजर का, तो हमने इंटीजर में -3 -2 -1 इस तरह का लिया और इसे यूक्लिडियन रिंग दिखाना है। यूक्लिडियन रिंग के लिए यही दो प्रॉपर्टी हमें होल्ड करनी पड़ेगी। तो हमने एक फंक्शन एज्यूम किया डी ए बराबर मॉड ए। ऐसा क्यों लिया? यहाँ पे अगर आप इसके नेगेटिव इंटीजर भी रखेंगे तो मॉड लगाने के कारण पॉजिटिव आएगा। और हमने बताया कि डी फंक्शन जो होना चाहिए वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, या नेगेटिव रखने पे भी पॉजिटिव आएगा। तो डी फंक्शन जो आउटकम दे रहा है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ध्यान से समझने की बात है। तो इस तरह का लिया क्योंकि इसमें जितना भी इनपुट डालेंगे नेगेटिव इंटीजर का चूंकि सेट है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 दो एलिमेंट ले लिए, ये वाली प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मॉड ए बी निकालना मतलब डी ए बी निकाल रहे हैं। मॉड ए बी का मतलब डी ए बी। मॉड ए बी को मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं और मॉड ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ए हो जाएगा, या मॉड बी भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये डी बी भी कर सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को। अगर मॉड बी एक रहा तब तो ये बराबर होगा, और एक से बड़ा होगा तो मॉड ए बी ग्रेटर होने लगेगा। एक चीज़ ये एक के बराबर है तब तो ठीक है, अदरवाइज मॉड ए बी ग्रेटर होने लगेगा तो ओवरऑल ये ग्रेटर और इक्वल होने लगेगा। तो इसको डी ए भी लिख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू इसको डी ए लिख सकते हैं क्योंकि डी ए इज इक्वल टू मॉड ए हमने डिफाइन किया है। उसके बाद दूसरी वाली प्रॉपर्टी में आ गए a belongs to I, 0 not belongs to I, there exists two integer a बराबर bq प्लस r। r जो होगा वो पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा तो 0 होगा, या फिर इस b से जो डिवाइड कर रहे थे उस b से छोटा होगा। मॉड इसलिए लगाया बिकॉज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इधर r इज इक्वल टू 0, और अगर r 0 नहीं हुआ तो r क्या होगा, एक और b के बीच में आएगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो एक या b के बीच में आएगा। तो r इज इक्वल टू 0 और r b से छोटा है, या फिर ये भी कह सकते हैं डी आर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव जो हमारे पास है नॉन नेगेटिव इंटीजर डी आर वो डी बी से छोटा होगा। डी बी को मॉड बी लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होने लगी, मतलब रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो एक यूक्लिडियन रिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। थ्योरम बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that the non-zero element is small a in Euclidean ring R is unit is that dA is equals to d1 के बराबर है। तो अब देखिए यूक्लिडियन रिंग के लिए वही दो प्रॉपर्टी जो बताई थी वो होल्ड कर रही। A यूनिट इन R है, तो यूनिट इन R का मतलब होता है वो डिवीजन रिंग है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, D1A को DAB ग्रेटर और इक्वल टू DA, तो D1A को यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी से ग्रेटर और इक्वल टू D1 लिख सकते हैं। D1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, तो DA इज ग्रेटर देन इक्वल टू D1। A यूनिट इन R है मतलब डिवीजन रिंग है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा। AA इन्वर्स बन रहा, DAA इन्वर्स इज इक्वल्स टू D1 कर दिया। इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। DAB ग्रेटर इक्वल टू DA होता है, या DB भी कर सकते हैं। तो DAA इन्वर्स को ग्रेटर इक्वल टू DA कर लें इस वाली प्रॉपर्टी से, तो D1 ग्रेटर इक्वल टू DA हो गया। इन दोनों को कंबाइन करें तो D1 DA इज इक्वल टू D1 हो गया। तो एक पार्ट। उसके बाद इसका कन्वर्ट्स क्या है कि DA को अगर D1 को करें और D1 DA के बराबर लेके चलें तो प्रूव कर दें कि A जो है वो यूनिट इन R है। सपोज A इज नॉट यूनिट इन R, सपोज A इज नॉट यूनिट इन R, ये सपोज करें कि A नॉट यूनिट इन R, तो D1A सिर्फ ग्रेटर देन D1 होगा, क्योंकि यूनिट इन R होता तो बराबर भी हो जाता, लेकिन नहीं। तो D1A इज ग्रेटर देन DA है, तो D1 इंटू ए को DA इज ग्रेटर देन D1 हो जाएगा, जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। जो हमने DA बराबर D1 लिया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा कि A को यूनिट नहीं लिया है, इसका मतलब A जो रहा होगा वो यूनिट रहा होगा। जब A को यूनिट नहीं लिया तो इस तरह से हुआ, मतलब A इज यूनिट इन R। मेरे पास दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग R दैट इज मेंबर ऑफ Rx। इसका मतलब X वेरिएबल है, और जो पॉलिनोमियल बनाएगी उसमें सारे रिंग के एलिमेंट्स लिए गए हैं, मतलब सारे इंटीजर, रैशनल, फ्रैक्शन कुछ हो सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि डिग्री fx प्लस gx लेस और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री fx डिग्री gx, और दूसरा डिग्री fx इंटू जी एक्स लेस और इक्वल टू डिग्री fx प्लस डिग्री gx। तो हमने क्या किया
कि एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स, इस तरह की कोई पॉलिनोमियल ले ली ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन, इस तरह की हमने पॉलिनोमियल ली। इस तरह की पॉलिनोमियल ली बी ए पॉलिनोमियल, ये हमने पॉलिनोमियल ली बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ये हमने एन डिग्री की पॉलिनोमियल ली है। मैक्सिमम पावर जो होता है वो डिग्री कहलाती है, साथ में इसके साथ वाला वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए एन जीरो नहीं होगा। अगर ए एन जीरो हो गया तो इसकी डिग्री एन से कम होने लगेगी। एंड एक पॉलिनोमियल हमने जी एक्स भी लिया, जी एक्स कुछ इस तरह का लिया बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 बी एम एक्स की पावर एन, इस तरह की पॉलिनोमियल ली बी ए पॉलिनोमियल। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया और ये पॉलिनोमियल जो लिया हमने ऑफ डिग्री, ये पॉलिनोमियल हमने डिग्री एम की ली वेयर बी एम इज, जहाँ पे बी एम जीरो नहीं है। अब हम एफ एक्स और जी एक्स का सम कर रहे हैं। इन दोनों की डिग्री का, एफ एक्स और जी एक्स के सम की डिग्री लेस और इक्वल टू होनी चाहिए मैक्सिमम डिग्री एफ एक्स और डिग्री जी एक्स की। अब जरा एफ एक्स प्लस जी एक्स का हम सम कर रहे हैं और एफ एक्स और जी एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, तो ये आएगा प्लस ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स, ये आएगा। इस तरह से जुड़ता चला जाएगा, पहला प्लस पहला, एक्स की लाइट टर्म वाले पास हो जाएंगे, ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इस तरह से चलता चला जाएगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। डिग्री एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री, अब बताइए यहीं से थोड़ा आप समझ लो। ये अगर 5 डिग्री की और ये 4 डिग्री की है तो 5 डिग्री तक आएगा, मैक्सिमम n तक आएगा। और ये अगर 6 है, ये 4 है, तो मैक्सिमम 6 तक का आएगा। मतलब हमारे कहने का ये कि अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, इसकी 5 है, तो ऐड करने पे 5 डिग्री आएगी, और इसकी 6 है, इसकी 4 है, तो 6 डिग्री आएगी। मतलब n m आ सकता है, जो भी जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उतना आएगा। यहाँ पे ए एन प्लस बी एन एक्स की पावर n आ सकता है जब दोनों की डिग्री सेम होगी, m आ सकता है जब इसकी और इसकी डिग्री सेम होगी। तो ये क्या आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है n या m में कोई एक मैक्सिमम आएगा। अगर इसकी डिग्री 6 है और इसकी 4 है तो 6 डिग्री तक का ही आएगा, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। बाकी सब इतना हो जाएगा, मैक्सिमम n, m आएगा। एक बात इम्पोर्टेंट तो ये कि जो भी n और m में मैक्सिमम होगा वो आएगा। ये n भी आ सकता है या m भी आ सकता है, कब जब a n प्लस बी एन जीरो ना हो। इसका मतलब क्या है, n कब आएगा, जब ये भी n हो जाए, ये भी n हो जाए, तो देखिए ये a n x की पावर n हो जाएगा और ये b n x की पावर n हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो a n प्लस बी एन एक्स टू द पावर n हो जाएगा। और ये m भी आ सकता है, जब ये m हो जाता तो x की पावर m हो जाता, तब a m प्लस बी एम एक्स की पावर m हो जाता। लेकिन अभी n आएगा, जब m n में हो जाएगा तो बी एन एक्स टू द पावर n हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। और इसके साथ वाला ऑप्शन अगर जीरो नहीं होगा तब ये मैक्सिमम n डिग्री की आएगी, और ये डिग्री n से छोटी भी हो सकती है जब a n प्लस बी एन की वैल्यू जीरो होनी शुरू होगी। अगर ये a n प्लस बी एन जीरो है तो ये जो n डिग्री है उससे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये इतनी बातें हमारे पास आ गई। यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि डिग्री एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों के सम का जो डिग्री रहा, एफ एक्स और जी एक्स के सम का जो डिग्री रहा, वो लेस और इक्वल रहेगा मैक्सिमम n, m के। मैक्सिमम n, m में जो मैक्सिमम है उसके बराबर भी हो सकता है, n या m में जो ज़्यादा है वो हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो लेस और इक्वल n, m की डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिग्री एफ एक्स प्लस जी एक्स n को, जो हम लिख सकते हैं, जो n हमारे पास है, इसको हम लोग लेस और इक्वल टू n को हम मैक्सिमम n को हम डिग्री एफ एक्स दे सकते हैं, डिग्री एफ एक्स दे सकते हैं, और m को हम लोग डिग्री ऑफ जी एक्स दे सकते हैं। ये हम इतना दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये
दूसरी बात ये कि एफ एक्स और जी एक्स का हम प्रोडक्ट करें, तो अब बच्चों एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट करना है, उसकी डिग्री दिखानी है। तो प्रोडक्ट करने पे पहला टर्म तो ए नॉट बी नॉट आएगा, ए नॉट बी नॉट आएगा, और दूसरा टर्म ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट इंटू एक्स आएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला ए एन बी एम, ए एन इंटू बी एम इंटू एक्स टू द पावर एम प्लस एन, ये इतना है ए एन बी एम इंटू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। तो मैक्सिमम डिग्री एम प्लस एन आ सकता है। अब जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिग्री 9 आएगा। उसी तरह यहाँ n है, यहाँ m है, तो मैक्सिमम डिग्री m प्लस एन आएगा। लेकिन साथ में शर्त है कि ए एन बी एम का प्रोडक्ट 0 ना हो, मतलब रिंग जब प्रोडक्ट 0 नहीं होता है तो इसको रिंग विद जीरो डिवाइजर बोलते हैं। तो डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स जो रही होगी, एफ एक्स और जी एक्स के प्रोडक्ट की जो डिग्री होगी वो m प्लस एम होगी, लेकिन साथ में शर्त है कि ए एन इंटू बी एम का प्रोडक्ट 0 ना हो। ये रिंग इज विद जीरो डिवाइजर होता है, तो इसको विद जीरो डिवाइजर बोलते हैं। तो ये इतना होगा, इतना होगा। अब ये आपका लेस देन एन प्लस एम भी हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा जब ए एन और बी एम का प्रोडक्ट 0 लगेगा तो ये छोटा हो जाएगा। रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स के जो प्रोडक्ट का, एफ एक्स और जी एक्स के जो प्रोडक्ट का जो डिग्री है, दैट इज डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स। हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो है लेस और इक्वल टू आपका n प्लस एम है। यहाँ पे डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स जो रहा लेस और इक्वल टू n की जगह हम डिग्री ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं और m की जगह डिग्री ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों रिजल्ट को अगर तैयार रखें तो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन और लेते हैं। एक हमारे पास थ्योरम है आइंस्टाइन क्राइटेरियन। एक कोई हमारे पास पॉलिनोमियल होती है नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स की पावर एन, एक पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट। मतलब ये पॉलिनोमियल में ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन है ये सारे इंटीजर हैं। इस थ्योरम से बच्चों रिड्यूसिबिलिटी चेक की जाती है कि कोई भी फंक्शन रैशनल के लिए रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूस नहीं हो सकता, रैशनल के फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं हो सकता, किसी भी पॉलिनोमियल को रैशनल के फैक्टर में रिड्यूस नहीं चेक कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए होती है, एक हमारे पास कोई प्राइम नंबर p है और p जो है p ए एन कोड, इसका मतलब होता है कि ए एन इज नॉट डिविजिबल बाई p, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे ये ए एन डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे a1 a2 a3 an बाकी सबको ये डिवाइड कर रहा है, a1 a2 a3 an सबको ये डिवाइड कर रहा है। एक बात इम्पोर्टेंट ये है। और लेकिन p जो है वो हमारा डिवाइड कर रहा है a नॉट an सबको, और a1 a2 a3 यहाँ पे a नॉट है। p an को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन a नॉट a1 a2 सबको डिवाइड कर रहा है। an इज नॉट डिविजिबल बाई p, an p से डिविजिबल नहीं है, लेकिन a1 a2 a3 बाकी सब a नॉट तक सब p से डिविजिबल हैं, लेकिन a नॉट इज नॉट डिविजिबल बाई p स्क्वायर। मतलब a नॉट जो है वो p जो प्राइम नंबर है उसके स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। तो कहते हैं कि एफ एक्स रिड्यूसिबल ओवर रैशनल है, मतलब एफ एक्स को रैशनल में रैशनल के फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इससे रिड्यूसिबिलिटी चेक की जाती है। तो जब भी रिड्यूसिबल ओवर क्यू, क्यू का मतलब रैशनल है, वो आएगा तो हम लोग इस थ्योरम को यूज़ करेंगे रिड्यूसिबल ओवर क्यू के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसको रिड्यूसिबल चेक करना है, तो एफ एक्स तो है हमारे पास, जाहिर सी बात है अगर किसी इक्वेशन का एक किसी भी अगर इक्वेशन हमारे पास है
उसका एक फैक्टर अगर मिल जाएगा, अगर उसके फैक्टर टूट जाए और वो इसमें रेशनल्स में ना है तो ये रिड्यूसिबल कहलाएगा। एफ हमारे पास यहाँ पे है 8x³ + 6x² - 9x + 25 है। इसको हमने कंपेयर किया, fx = इसको इस तरह से लिख लें 24 - 9x + 6x² और +8x³ इस तरह से कर लें तो fx = कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको रिड्यूसिबिलिटी दिखानी है a0 + a1x + a2x² + a3x³ से इसको कंपेयर किया तो a0 की वैल्यू तो हमारे पास 24 आई, a1 की वैल्यू -9 आई और a2 की वैल्यू 6 आई और a3 की वैल्यू 8 आई। सारे क्वेश्चंस पे यही करना है। अब एक प्राइम नंबर लें और वो प्राइम नंबर क्या करें यहाँ पे प्रूव करना है। एक प्राइम नंबर लें, वो प्राइम नंबर जो है ऐसा लें जो a3 को छोड़ के बाकी सबको डिवाइड करें। तो एक प्राइम नंबर हम अगर यहाँ पे 3 ले लें, एक प्राइम नंबर हम 3 ले लें तो 3 जो है वो इसको छोड़ के बाकी सबको क्या करेगा, बाकी सबको डिवाइड करेगा। एक हम प्राइम नंबर ले लें, कंसीडर प्राइम नंबर 3। अच्छा 2 ले लिया तो 2 तो a3 को डिवाइड करने लगेगा। एक ऐसा प्राइम नंबर लें, एक प्राइम नंबर लें, कंसीडर ए प्राइम नंबर 3। एक प्राइम नंबर हमने 3 ले लिया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो a0 को तो डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है, बाकी सबको डिवाइड कर सबसे हाईएस्ट डिग्री के टर्म की कोएफिशिएंट को ना डिवाइड कर। तो 24 को डिवाइड कर रहे हैं, -9 को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब होता है -9 इज डिवाइडेड बाई 3। 6 को भी 3 डिवाइड कर रहा है लेकिन 8 को 3 नहीं डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब एक बात ये है, ये इसको सब हमारे पास an को p डिवाइड ना करें लेकिन p का स्क्वायर करने पे वो a0 को ना डिवाइड करे। अब जरा p का स्क्वायर करें, p का स्क्वायर कितना है, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये जो 9 है ये डिवाइड नहीं करना चाहिए a0 को 24 को, तो 9 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो एक बार सबसे पूरा डिवाइड करना चाहिए, डेसिमल वाली बात नहीं है। तो ये ऐसा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि p डिवाइड कर रहा है किसको, p डिवाइड कर रहा है a0 को, p डिवाइड कर रहा है a1 को, p डिवाइड कर रहा है a2 को, लेकिन p डज नॉट डिवाइड a3 को, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म उसको नहीं डिवाइड कर रहा। और यहाँ पे p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0 को नहीं कर रहा, p डज नॉट डिवाइड a0 को नहीं कर रहा। सो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि fx जो है हमारा, fx ये आपका इरेड्यूसिबल है, fx इरेड्यूसिबल है ओवर q। fx रैशनल के लिए इरेड्यूसिबल है क्योंकि ये इसको इस आइंस्टाइन क्राइटेरियन से इसको फुलफिल कर रहा है। एक क्वेश्चन और, एक बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पॉलिनोमियल x4 + x3 + x² + x + 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल। अब यहाँ पे रैशनल्स के लिए आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको fx ले लिया, fx x4 + x3 + x² + x + 1। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबके कोएफिशिएंट 1 1 1 है, इक्वल ही कोएफिशिएंट है सारे। तो इस केस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे जरा इसको x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, x से आइंस्टाइन क्राइटेरियन लगाने के लिए ऐसा करना है, x से मल्टीप्लाई किया तो ये x5 आ गया, x से मल्टीप्लाई किया ये x4 आ गया, x से मल्टीप्लाई किया x³ आ गया, x से मल्टीप्लाई किया x² + x आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। ये तो गिवन था, इसको x से मल्टीप्लाई करें।
अब हमने जरा सेकंड माइनस फर्स्ट किया, मतलब x एफ एक्स माइनस एफ एक्स किया, तो x एफ एक्स में से एफ एक्स को सेपरेट कर रहे हैं, x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x में से इसको सेपरेट कर रहे हैं, x4 माइनस x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x4 कैंसिल आउट हुआ, x3 कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, x कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज एफ एक्स तो कॉमन हो गया, यहाँ पे आया x माइनस 1 इंटू एफ एक्स रहा, दैट इज x5 माइनस 1 रहा, x माइनस 1 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू f5 माइनस 1 रहा। अब हमने क्या किया, तेरा x माइनस 1 को y ले लिया, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y हो गया, y इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू x की जगह 1 प्लस y टू द पावर 5 माइनस 1। अब हमने यहाँ पे x माइनस 1 को y ले लिया, तो यहाँ पे हमने x प्लस a की पावर n की बाइनोमियल थ्योरम लगा लिया, nc0 x टू द अब y प्लस a कर लें, तो nc0 x से रहने दें, उसमें y कर लेंगे, x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाए, तो y इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो आया दैट इज 5c0, y की पावर इसको x ले लें, इसको a ले लें, y की पावर 5 माइनस 0 इंटू a की पावर 0 प्लस 5c1 y टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू a टू द पावर 1 1 टू द पावर 1 प्लस 5c2 y टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 प्लस 5c3 y टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू a टू द पावर 3 प्लस 5c4 y टू द पावर 5 माइनस 4 इंटू a टू द पावर 4 प्लस 5c5 y टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 1 टू द पावर 5 और यहाँ पे माइनस 1 रहा। यहाँ पे बच्चों हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा ली और इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट बात ये आ गई कि यहाँ पे एक बात ये है, यहाँ पे भी x की जगह हम चेंज करेंगे, x की जगह y प्लस 1 रखेंगे, y प्लस 1 और बाद में y प्लस 1 की जगह x कर लेंगे क्योंकि एफ एक्स ही चाहिए। तो यहाँ पे y इंटू एफ वाई प्लस 1 ये रहा, 5c0 1 होता है बिकॉज nc0 1 होता है और ncn भी 1 होता है, तो 1 आया, y की पावर 5 1 की पावर 0 1 5c1 5 होता है, nc1 n होता है, y टू द पावर 4 आ गया और 1 टू द पावर 4 5c2 10 होता है, निकाल भी सकते हैं 5c2 को फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 5 4 3 से 3 कटा 2 2 टू द 4 5 टू द 10 आ गया, 5c3 भी 10 ही होता है, y क्यूब हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5c3 भी 10 होता है, इसको भी चाहे तो निकाल सकते हैं, वैसे NCN माइनस r होता है और फैक्टोरियल 2 5 4 3 से 3 कटा और 2 टू द 4 10, y स्क्वायर ये रहा, 5c4 5 होता है, y की पावर 1 5c5 1 y की पावर 0 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 5c5 1 y की पावर 0 1 1 की पावर 5 1 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे y इंटू एफ वाई प्लस 1 की वैल्यूज हो रही दैट इज y टू द पावर 5 प्लस 5y टू द पावर 5 प्लस 10y क्यूब प्लस 10y स्क्वायर प्लस 5y हमारे पास ये रहा। अब इस y से हमने डिवाइड कर लिया, इसको y से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आया एफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 10y प्लस 10y स्क्वायर यहाँ 4 है प्लस 5y क्यूब ये रहा प्लस y टू द पावर 4 हमारे पास इतना आ गया, दिस वन आ गया 5 प्लस 10y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस y टू द पावर, ये हमारे पास इतना आ गया।
अब एक काम करें, इसको fy प्लस 1 मतलब ये fx ही है, इसको हम कंपेयर करें fy प्लस 1 तो हमारे पास fx ही है, और क्योंकि y प्लस 1 x है, और ये हमारे पास 5 प्लस 10y प्लस 10y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस 1 टू द पावर 4 है, 1 इंटू वाई टू द पावर 4 है। अब इससे जरा चलाएंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए नॉट की वैल्यू जो हमारे पास ए नॉट है, ए नॉट यहाँ पे हम 5 ले सकते हैं, ए नॉट 5 है, ए नॉट प्लस ए1 है, ए1 वाई प्लस ए2 वाई स्क्वायर प्लस ए3 वाई क्यूब, इस तरह से करें। ए1 हमारे पास 10 है, ए2 भी हमारे पास 10 है, ए3 हमारे पास 5 है, और ए4 हमारे पास 1 है, इतना है। अब एक प्राइम नंबर लें जो इसको ना डिवाइड करें लेकिन इन सबों को डिवाइड करें, ठीक, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है उसको ना डिवाइड करें। तो 5 ले लें, एक हमने प्राइम नंबर कंसीडर है, प्राइम नंबर एक हमने प्राइम नंबर लिया, और प्राइम नंबर जो लिया वो हमने 5 लिया। प्राइम नंबर हमने 5 लिया और देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा, मतलब 5 दैट इज 5 ए नॉट को डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है वो 10 का भी डिवाइज़र 10 को भी डिवाइड कर रहा है, दैट इज 5 a1 को भी डिवाइड कर रहा, 5 इस a2 को भी डिवाइड कर रहा, 5 a2 को भी डिवाइड कर रहा, और यहाँ पे 5 इस 5 को भी डिवाइड कर रहा, मतलब 5 a3 को भी डिवाइड कर रहा, लेकिन 5 a4 को डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब 5 इज नॉट डिवाइजर ऑफ a4 को नहीं डिवाइड कर रहा। बट 5 का स्क्वायर अगर करें, 5 का स्क्वायर करें तो ये 25 आएगा, वो ए नॉट को नहीं डिवाइड करना चाहिए। बट 5 कंसिडर प्राइम नंबर p इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि p जो है ए नॉट को डिवाइड कर रहा है, इसको p कह सकते हैं, p ए नॉट को डिवाइड कर रहा है, p a1 को डिवाइड कर रहा, p a2 को डिवाइड कर रहा, p a3 को डिवाइड कर रहा, p a4 को डिवाइड नहीं कर रहा। बट p का स्क्वायर करें तो p 5 का स्क्वायर मतलब 25 आ गया, तो p स्क्वायर ए नॉट को नहीं डिवाइड करना चाहिए, तो 25 ऑब्वियस सी बात है 5 को डिवाइड नहीं करेगा, ये इसका डिवाइजर नहीं, मतलब p स्क्वायर इज नॉट डिवाइडेड बाय, p स्क्वायर डिवाइजर नहीं है किसका, हमारे पास p स्क्वायर जो है वो ए नॉट का डिवाइजर नहीं है। सो आइंस्टाइन क्राइटेरियन से हमारे पास जो आया, सो आइंस्टाइन क्राइटेरियन से, सो बाय आइंस्टाइन क्राइटेरियन, सो बाय आइंस्टाइन क्राइटेरियन fy plus 1 is equals to fx is irreducible, ये irreducible हो गया, और irreducible ओवर फील्ड ऑफ रैशनल, ये आइंस्टीन क्राइटेरियन से irreducible है ओवर फील्ड ऑफ रैशनल। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट बात है, इस तरह से कर सकते हैं।